एक गांव था, उसका नाम था ढोलकपुर। वह गांव चारों ओर से पेड़ पौधों से घिरा हुआ था और उसमें रहने वाले लगभग 90% लोग बेरोजगार थे, जिनके पास सिर्फ अपना खेत था और उसी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। गांव में एक बिरजू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और अपने बेटे के साथ रहता था। वह अपना घर चलाने के लिए अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। अम्मा, आज दाल नहीं बनी क्या? अरे भूख के मारे मेरा पेट दर्द कर रहा है। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अम्मा, कुछ खाने के लिए दो ना। बेटा, आज बस रोटी खा ले। आज घर में कुछ नहीं था तो रोटी ही बची है। कल कुछ इंतजाम करेंगे। इंतजाम? अब क्या बचा है बेचने के लिए? खेत गिरवी रख चुका हूँ, बैल बिक चुके हैं। अब पेट की आग कैसे बुझाऊं? भूख तो मुझे भी बहुत जोर से लगी है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? अब हमारा परिवार कैसे चलेगा? मुझे तो यह भी नहीं पता है। हाँ, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हम भूखे रह सकते हैं। हमारा बेटा कैसे भूखा रहेगा? और हम लोगों में तो अपनी भूख को जैसे तैसे करके रोक लिया है, लेकिन उसको तो बहुत जोर की भूख लगी है। गौरी, अब मैं क्या बताऊं? और सेठ जी का कर्ज भी तो चुकाना है। काकर चलिए, बहुत दिन हो गए हैं। पता नहीं किस दिन वह हम पर टूट पड़ेंगे। हाँ जी, और वो जमींदार किसी पर रहेंगे नहीं खाता है। अरे आप आज ही उनके पास चले जाइए और उनसे कुछ दिनों की और मोहलत मांग लीजिए। शायद वह तुम्हें कुछ दिन का समय दे दे। बिरजू सेठ धनराज के पास पहुंचता है। बिरजू को सामने खड़ा देखकर धनराज उससे कहता है, बिरजू, कर्ज चुकाने आए हो या और मोहलत मांगने? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम बड़े उदास हो और तुम मेरा कर्ज तो कोई हालत में चुकाने ही नहीं आए होगे। हाँ सेठ जी, यह बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, क्योंकि मैं आपका कर्ज चुकाने नहीं आया हूँ। अरे मेरे पास पैसे ही नहीं है तो अभी आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? और सेठ जी, इस बार बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई। थोड़ा और समय दे दो। समय से कर्ज नहीं चुकाया तो ब्याज बढ़ता जाएगा, समझे? अगर नहीं चुका सकते तो खेत हमारे नाम कर दो। अरे जो पता है तुम लोगों को कि तुम कर्ज नहीं तो चुका सकते, तो पहले से ही मुझे कुछ ना कुछ चीज यहां पर अपना खेत, घर दे दो, जिससे मैं भी निश्चिंत होकर रहूंगा। बिरजू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके लिए खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसके पुरखों की निशानी है। और फिर वहाँ सेठ धनराज से कहता है, अरे मालिक, ऐसी बात नहीं है। अगर इस बार फसल ना सूखी होती तो मैं आपका सारा पैसा अभी लौटा देता। और रही बात मेरे खेत को आपका नाम करने की, तो मालिक मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि यह मेरे पुरखों की जमीन है, इनकी निशानी है। इसीलिए आप मुझे कुछ दिन का समय दे दो। देखता हूँ, शायद मेरी फसल जल्दी से तैयार हो जाए। बस मैं आपके सारे पैसे तुरंत लौटा दूंगा। देखो बिरजू, तुम्हें जो करना है जल्दी करो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम लोगों को मोहलत ही देता जाऊं। और अगली बार से मैं कर्ज पर पैसे तो दूंगा, लेकिन सबसे पहले उस व्यक्ति की कोई ना कोई कीमती चीज या फिर खेत घर अपने नाम पहले ही करवा लूंगा। अगर उसने समय पर पैसे चुका दिए तो मैं उसका खेत उसके नाम कर दूंगा, और नहीं चुका पाए तो अपने नाम ही रखूंगा। अब जाओ यहां से और जल्दी से कुछ ना कुछ इंतजाम करो। सेठ धनराज की बात सुनकर बिरजू वहाँ से चला आता है और बिरजू परेशान होकर गांव के चौपाल पर आता है। उसे परेशान देखकर गांव का दूसरा किसान रामलाल उससे पूछता है, बिरजू, सुना है सेठ धनराज तुझसे खेत छीनने वाला है। अगर वह तेरे साथ ऐसा करेगा तो तू तो बेखेत हो जाएगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह धनराज तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। हाँ भाई सेठ धनराज, मुझे मेरा खेत छीनना चाहता है, लेकिन अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और मुझे कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा। रामलाल, क्यों ना हम सब मिलकर विरोध करें? सेठ यूं ही गरीबों को लूटता रहेगा और इसने आज तक हम किसानों का कुछ भी भला नहीं किया है। मुझे तो कभी कभी इस पर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो इसका गला ही घोंट दूं। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हम 7 किसान भाई विरोध करें तो शायद कुछ हो सकता है।
अगले दिन सुबह होते ही रामलाल, बिरजू और रघु तीनों किसान एक साथ खड़े हुए थे। तभी रामलाल उदास होकर बिरजू से कहता है, बिरजू भाई, मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ तो मेरा ननिहाल था और मेरे घर में मेरे पिताजी की मौत हो गई है, तो अब मैं वहां से आ भी नहीं सकता। भाई, अगर मैं यहाँ रहता तो तुम्हारी मदद जरूर करता। मजबूरन मैं तुम्हें तुम्हारे काम में अधूरा करके जा रहा हूं। अरे कोई बात नहीं रामलाल भाई, मैं और रघु हूं ना, मैं दोनों सब कुछ संभाल लूंगा। तुम आराम से जो, और यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि तुम पिताजी की मौत हो गई। भाई तुम आराम से जाना। बिरजू भाई, कुछ सोचा तुमने कि सेठ के खिलाफ क्या करें? सोचना क्या है रघु, सेठ के पास ताकत है, पैसा है, आदमी है, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? अरे भाई, तू अकेला नहीं है, मैं तो तेरे साथ हूं ना। और बेचारा रामलाल भी हमारे साथ होता तो भगवान ने उसके साथ बहुत गलत किया गया, उसे जाना ही था। बिरजू रघु की ओर देखता है लेकिन उसकी आंखों में भरोसा नहीं दिखता। तभी अचानक गौरी वहां आती है। उसकी आंखों में आंसू है लेकिन आवाज में हिम्मत है। बिरजू, तू हार क्यों मान रहा है? ये खेत हमारे पुरखों की पहचान है। तू ही तो कहता था कि मेहनत से तकदीर बदलती है, तो अब क्यों पीछे हट रहा है? और तुम खुद को अकेला क्यों कह रहे हो? रघु भैया भी तो है तुम्हारे साथ। मैं हार नहीं मान रहा गौरी, लेकिन सेठ से लड़ना आसान नहीं है और उसके खिलाफ आवाज उठाना इतना आसान नहीं है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अगर तुम दोनों लोग एक साथ मिलकर आवाज उठाओगे तो जीत तुम्हारी ही होगी, लेकिन तुम लोगों को बुद्धि से काम करना होगा। सेठ हर बार हम गरीबों को लूटता है और हम चुपचाप सहते रहते हैं, लेकिन अब बहुत हो गया है, लोग उसका खुलकर विरोध करेंगे। लेकिन अगर सेठ ने बदला लिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर हम एक साथ खड़े होंगे तो सेठ कुछ नहीं कर पाएगा। और बिरजू, तुम खामखा डर रहे हो। गांव में हुई वो सारी बातें नौकर सेठ धनराज को बताने के लिए जाता है। सेठ जी, गांव वाले बिरजू के साथ खड़े हो गए हैं। वो आपके खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं। अगर ये गांव वाले ऐसा करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये गांव के गरीब अब ज्यादा बोलने लगे हैं। लगता है इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अब इनको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये कभी मेरे खिलाफ जाने का नाम तक नहीं लेंगे। घर में दोनों पति पत्नी शाम को खड़े हुए थे। तभी गौरी बिरजू को चिंतित देखकर उससे कहती है, अरे आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? देखो, आप और रघु भैया डटकर इस सेठ का सामना करना और फिर देखने की जीत हमारी ही होगी। तुम बेफालतू में चिंता कर रहे हो। गौरी, मैं सोच रहा हूं कि इस सेठ के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, इसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, और कहां हम गरीब लोग अगर इसके साथ कुछ गलत करने के लिए सोचेंगे तो यहाँ पैसे देकर हम लोगों पर अत्याचार करवाएगा, और ऐसा हो सकता है कि हम लोग इसके खिलाफ कोई आवाज भी ना उठा पाए। अरे नहीं, तुम यह सब चिंता करना छोड़ दो और बस अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हें इसका डटकर विरोध करना होगा। अब इतना सोचो मत, चलो सो जाओ। चलकर कल सुबह उठकर तुम और रघु भैया बात करना। अगले दिन सुबह होते ही तीनों लोग इकट्ठा होते हैं और तभी रघु को बहुत जोर गुस्सा आता है और वह जोश में आकर कहता है, अगर हम आज चुप रहे तो कल सेठ पूरे गांव को गुलाम बना देगा और हम किसी के गुलाम नहीं बन सकते, और हम लोग किसी के तलवे चाटने के मोहताज नहीं हैं। हम अपने दम पर जिएंगे। हम भी किसान हैं और खेत में जो अनाज उगाएंगे उसी को खाएंगे, उसी को बेचेंगे, और इन जमींदार को कभी भी नहीं देंगे। आप इनका खुलकर विरोध करेंगे। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। सेठ धनराज ताकतवर आदमी है, वो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। ये जमीन हमारी मेहनत की कमाई है, इसे सेठ ऐसे ही नहीं छीन सकता, और अब हम लोग तैयार हैं सेठ धनराज का खुलकर विरोध करने के लिए। सही कहा, अगर लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, और चाहे जो करना पड़े हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन न्याय पाकर ही मानेंगे। तीनों को जोश आ जाता है। पहली बार उन्हें महसूस होता है कि वे एक साथ खड़े हो तो कोई भी उनका हक नहीं छीन सकता।
इधर सेठ धनराज बहुत गुस्से में बैठा हुआ था क्योंकि उसके नौकर ने उसे बताया था कि गांव वाले उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये गरीब अब ज्यादा बोलने लगे हैं, अब इन्हें सबक सिखाना होगा। अगर इन पर जल्दी से दबाव नहीं डाला गया तो ये मेरे बारे में न जाने क्या क्या बोल देंगे और न जाने क्या क्या करने के लिए तैयार होंगे। हुकुम, अगर गांव वालों ने बगावत कर दी तो मामला बिगड़ सकता है। मुझे तो लगता है कि यह गांव वाले आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं और ये कोई गाढ़ी साजिश कर रहे हैं। डर मत, मैं इन गरीबों को अच्छे से जानता हूं। इनका गला दबा दो, फिर देखो कैसे चुपचाप हमारे कदम चाटते हैं। और इस बिरजू में कुछ ज्यादा ही जवानी छड़ी हुई है जो सबको अकेले ही भड़का रहा है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, तभी सेठ धनराज अपने नौकर से कहता है, देखो अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है तो तुम जाओ और वह जो बिरजू की थोड़ी फसल खड़ी है ना, उसमें आग लगा दो जाकर, ताकि उसको समझ में आए कि मुझसे पंगा लेना कोई आसान बात नहीं है। जी मालिक, मैं अभी जा रहा हूं और उस बिरजू की फसल का विनाश कर दूंगा। सेठ धनराज का नौकर उतने ही टाइम बिरजू के खेत की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वहां बिरजू के खेत में आग लगा देता है। सेठ धनराज के नौकर को रघु बिरजू की फसल जलते हुए देख लेता है। उस समय तो वह चुपचाप छिपकर देखा ही रहता है और नौकर से कुछ नहीं कहता। अच्छा, तो तुम हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो ताकि हम लोग तुम्हारा विरोध ना कर सके। अरे तुम लोगों की भूल है, अभी तो चुपचाप मैं तुमसे छिपा हुआ खड़ा हूं, लेकिन कल देखना कि मैं क्या करता हूं। अरे तुमने बिरजू की सारी फसल बर्बाद कर दी है, तुमने उसका जीना हराम कर दिया है। अब तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब तक मैं भी थोड़ा बहुत डर रहा था, लेकिन अब नहीं। अब जो तुम्हें करना था तुम वह कर चुके हो, अब बारी मेरी है। बिरजू की फसल जलते हुए रघु देखता है तो वह आग बबूला हो जाता है, लेकिन उस समय वह चुपचाप छुपा हुआ खड़ा रहता है। अगले दिन सुबह होते ही रघु बिरजू के पास जाता है और उसे बताता है, बिरजू भाई, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे कल शाम को जो हुआ उसे सुनकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि कल रात को सेठ धनराज का नौकर तुम्हारे खेत के पास गया और तुम्हारी सारी फसल जल दी। अब हम लोग क्या करेंगे? उसने तो तुम्हें बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। हमारी सारी फसल जल गई बिरजू, अब क्या होगा? इस सेठ धनराज ने तो हम लोगों को बर्बाद ही करके रख दिया। अब तक इसने हम लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं, लेकिन अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा जिससे इसके भी होश ठिकाने आ जाएं। बिरजू का चेहरा गुस्से से तमा उठता है। वह अपने जलती हुई फसल के बारे में सुनकर और मुट्ठी भींच लेता है। अब फैसला हो चुका था, अब चुप रहना मुमकिन नहीं। अब ये अन्याय और नहीं सहेंगे। सेठ को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। और मेरी फसल जल गई, ये सुनकर मेरा खून खौल रहा है। अब तीनों के चेहरे गुस्से से लाल थे, उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। फिर गुस्से में आकर बिरजू और रघु दोनों सेठ धनराज की हवेली की ओर जाते हैं। तुमने मेरी फसल जल कर रख कर दी है और अब तुम इसका परिणाम भुगतोगे कि मैं तुम्हारे खिलाफ विरोध करूंगा और तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। अरे तुम हम गरीबों की कदर करना नहीं जानते। तुम्हें मालूम भी है कि एक फसल तैयार करने में कितना समय लगता है। अरे तुम तो आराम से घर में बैठकर खाते रहते हो। आपने कभी मजदूरों से पूछा कि कितनी मेहनत पड़ती है? लेकिन किसी को बर्बाद करने में तुम सबसे आगे रहते हो, चले जाते हो, मुंह उठाए और उसको बर्बाद ही कर देते हो। बिरजू बिना डरे बिना झिझके ऊंची आवाज में शेर धनराज से बात करता है, लेकिन उसकी ऊंची आवाज सेठ धनराज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वह चिल्लाते हुए गुस्से में बिरजू से कहता है, क्या बकवास है ये? तुम लोग भूल गए कि इस गांव का मालिक कौन है? अरे इस गांव का मालिक मैं हूं और तू मुझे जवान संभाल कर बात कर, वरना मैं तेरा अभी गला घोंट दूंगा। अरे तुझे बोलने तक की तमीज नहीं है। अरे पहले खुद को देख, उसके बाद मुझे सिखा। अरे मुझे बात करने की बहुत तमीज है, लेकिन तुझे मैं बहुत तमीज वाली बात नहीं करूंगा, क्योंकि तू आदर के लायक नहीं है, तू अनादर के लायक है और खुद को मलिक बता रहा है।
अरे मालिक तो इस गांव के सरपंच जी हैं और दूसरे मालिक हम लोग हैं, क्योंकि सारे गांव की जमीनों पर खेती हम ही लोग करते हैं और हम जितने भी किसान भाई हैं सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन तुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। और हम लोग अपना खेत लेकर ही रहेंगे। और तूने जो बिरजू की फसल जलाई है ना, तुझे उसका भी परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग चुप नहीं रह सकते। तूने बहुत अत्याचार किए हैं हम लोगों पर। उन दोनों की बात सुनकर सेठ धनराज घबरा जाता है। उसको लगता है कि अब यह कुछ न कुछ करके ही मानेंगे, लेकिन उस समय धनराज चुपचाप खड़ा हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। सेठ धनराज चिंतित होकर अपने नौकर से कहता है, अगर हमने इन किसानों को रोका नहीं तो ये बगावत और बढ़ जाएगी। कुछ करना पड़ेगा और फिर लोगों को मुझ पर ज्यादा शक होने लगेगा। अगर यह बात सरपंच को पता चल गई तो वह तो मुझे सजा दिलवाने के लिए तैयार हो जाएगा कि वह मुझ पर पहले से ही नाराज है। लेकिन मालिक, अब हालात बदल चुके हैं, गांव वाले एकजुट हो चुके हैं, हमें कुछ सोचना होगा और आप भी अब इन गरीबों को हल्के में मत लीजिएगा। सेठ पहली बार असहाय महसूस करता है। उसकी आंखों में डर झलकने लगता है। क्या वाकई वह हारने वाला है? बिरजू, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह सेठ डरने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। इसीलिए उस पैसे के घमंड में ये सबके सामने आड़कर खड़ा हो जाता है और डरने का नाम ही नहीं देता है। अरे रघु, तुम उसकी चिंता मत लो। अरे मैं तुमसे आगे खड़ा था तो मैंने उसकी आंखों में डर साफ झलकता हुआ देखा था, और अब यह धीरे धीरे शांत होगा। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ये अमीर लोग आसानी से हार नहीं मानते, और अब जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। अगले दिन सुबह होते ही सेठ धनराज बिरजू और रघु के पास पहुंचता है, क्योंकि उसको अब टेंशन होने लगी थी कि अगर इन दोनों ने कुछ किया तो उसका परिणाम बहुत गलत होगा। इसीलिए धनराज दोनों के सामने आकर उनसे कहता है, बिरजू और रघु, तुम दोनों जो भी कर रहे हो वह बहुत गलत कर रहे हो। और बिरजू, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तुम जानते हो कि तुम्हारा कर्ज कितना बड़ा है, जिसे तुम चुका नहीं सकते। कर्ज की बात मत कर सेठ, तूने तो हमारे खेत ही जला दिए। अब हिसाब होगा। अब मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। आप मुझे मेरा इंसाफ चाहिए और मैं अपना इंसाफ लेकर ही रहूंगा। या तो हमारा खेत वापस दे या फिर अंजाम के लिए तैयार हो जा। देख, सरपंच जी बाहर गए हुए थे और शायद कल तक वह आ जाएंगे। फिर देखना कि हम लोगों को इंसाफ वापस मिलता है या नहीं। तो तूने बिरजू की जो फसल जलाई है तो उसकी भी भरपाई करेगा। बस कैसे भी करके सरपंच जी बस गांव आ जाएं। ठीक है, अगर कर्ज नहीं चुका सकते तो अपनी जमीन का मालिकाना हक मुझे दे दो और यहीं से सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। हम अपना खेत किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, और तुझे हम लोगों ने अपनी अपनी जमीन का मालिक बना दिया, तब तो तू हम लोगों को कुछ समझेगा ही नहीं। अभी से तूने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है, तो बाद में क्या करेगा? ठीक है, फिर तुम्हें जो करना है तुम वह करो और मुझे चलाकर दिखाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं एक बड़ा जमींदार हूं। अरे वह सरपंच तो है, लेकिन उम्र में मेरे से छोटा है। हो सकता है वह मेरी ही बात मानेगा। अरे जब न्याय की कुर्सी पर कोई बैठता है तो वहां पर छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। वहां पर सिर्फ बात होगी न्याय की, अन्य की कोई बात नहीं होगी। अरे तू एक घमंड कर रहा है ना, तेरा घमंड भी चूर चूर हो जाएगा। रघु की ऐसी बात सुनकर सेठ सच में पड़ जाता है कि आखिर यह बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। अरे सेठ को कोई डर नहीं था, उसको सिर्फ डर था इसका कि उसने बिरजू की फसल जल दी थी। बस उसकी यही बात फंस रही थी। अगले दिन सुबह होते ही बिरजू और रघु सरपंच जी के घर के लिए जाते हैं। नमस्ते सरपंच जी। सरपंच जी, आप इतने दिनों से गांव में नहीं थे तो हम लोगों पर अत्याचार किया गया है। सरपंच जी, उस सेठ धनराज ने हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। क्या तुम लोगों का जीना हराम कर दिया है? आखिर ऐसा क्या किया है उस सेठ धनराज ने? और मैं इतने दिनों तक गांव में नहीं था तो मुझे भी चिंता हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गांव में कोई समस्या हो जाए, और आज यहां पहुंचा हूं
तो समस्या ही आ रही है। अच्छा बताओ, सेठ धनराज ने क्या किया है? सरपंच जी, सेठ धनराज ने बिरजू को कर्ज पर पैसे दिए हुए थे और बिरजू ने उसका कर्ज नहीं चुका पाया तो उसने धमकी दी कि तुम्हारा घर मैं छीन लूंगा। चलो, ये बात तो ठीक थी कि बिरजू ने उसका पैसा वापस नहीं कर पाया तो वह घर छीन लेता, लेकिन सरपंच जी, उसने बिरजू की खड़ी हुई फसल में आग लगवा दी अपने नौकर से। कहकर सरपंच जी यह सब करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसका नौकर बिरजू के खेत में आग लग रहा था। अच्छा, तो उस सेठ धनराज ने ऐसा किया है बेटा। मैं तुम दोनों की बात पर विश्वास कर रहा हूं, लेकिन यह बात तुम्हें उसके सामने साबित करनी होगी। अच्छा बिरजू, तुम जो सेठ धनराज को बुलाकर लाओ और दोनों लोग अपनी बातें मुझे बताओ, तब मैं फैसला सुनाऊंगा। क्योंकि अगर मैं ऐसे फैसला सुना दिया तो गांव वालों को भी लगेगा कि मैं तुम्हारा पक्ष लिया है। और रघु, तुम घर चले जाना, सिर्फ इन दोनों को ही यहां आने देना। ठीक है सरपंच जी, बिरजू ही सेठ धनराज को बुलाकर लेगा और मैं घर के लिए चला जाऊंगा। बिरजू सेठ धनराज को बुलाकर सरपंच जी के सामने लाता है। तभी सरपंच जी सेठ धनराज से कहते हैं, क्या हुआ धनराज? तुमने इन गरीबों का जीना हराम कर रखा है। अरे तुमने इस बिरजू की फसल क्यों जला दी? अरे सरपंच जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह बिरजू झूठ बोल रहा है। नहीं सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं वह बातें बिल्कुल सच है, चाहे उन बातों को यह माने या ना माने। उन दोनों की बातें सुनकर सरपंच को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उनसे कहता है, देखो, ऐसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर गलत कौन है और सही कौन है। देखो, मेरे पुराने घर में एक मशीन रखी हुई है जो मेरे दादाजी ने मुझे दी थी, और उससे मैं यह पता कर सकता हूं कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। लेकिन यह काम मैं कल करूंगा, क्योंकि आज मैं बहुत थक गया हूं। और अब तुम दोनों यहां से जाओ। घर जाकर बिरजू दोनों को यह बताता है कि फैसला नहीं सुनाया गया है और वह कल सुनाया जाएगा। उसकी बात सुनकर दोनों लोग चुप खड़े रहते हैं और तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सरपंच जी किस मशीन की बात कर रहे थे। सेठ धनराज चालाकी दिखाने की कोशिश करता है। वह यह सोचता है कि उस मशीन को वह चुरा लेगा तो सरपंच जी नहीं पहचान पाएंगे कि आखिर सही कौन बोल रहा है और गलत कौन बोल रहा है। सेठ धनराज जैसे ही सरपंच जी के पुराने घर में पहुंचते हैं तो सरपंच जी सामने से उससे कहते हैं, अच्छा, तो तुम ही हो? झूठे। अरे, मुझे पहले ही पता था कि बिरजू और रघु कभी झूठ नहीं बोल सकते, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कैसे पता करूं कि तुम सही हो या बिरजू। तभी मैंने तुम लोगों से झूठ कहा था कि मेरी ऐसी मशीन है जो गलत और सही का पता लगा देगी। लेकिन यहाँ कोई मशीन नहीं है, तुम झूठ बोल रहे थे। इसीलिए तुम मशीन को चुराने के लिए आए थे, और बिरजू बिल्कुल सच बोल रहा था, इसलिए वह घर में आराम से सो रहा होगा। अच्छा, इसका मतलब कि आप एक चाल चल रहे थे? हाँ धनराज, मैं एक चाल चल रहा था और तुम मेरी चाल में आसानी से फंस गए हो। अब तुम बिरजू को उसकी फसल जलाने पैसा दोगे और उसका सारा कर्ज माफ करोगे। तुम जाओ यहां से, कल मैं बिरजू को तुम्हारे यहां भेज दूंगा। तुम उसे पैसे दे देना और मैं तुम्हारी इज्जत बचा रहा हूं। यह बात सिर्फ बिरजू और उसकी पत्नी और रघु को ही मालूम होगी कि तुम झूठे हो। ठीक है, अब जाओ। अगले दिन सुबह होते ही सरपंच जी बिरजू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, बिरजू, तुम जीत गए हो। अरे, मेरे पास कोई मशीन नहीं थी। मैंने तो यह जानने के लिए वह बात कही थी कि झूठा कौन है और सही कौन है, और शेर धनराज उस मशीन को चुराने के लिए आया था, लेकिन वहां मैं था और मैंने उस पकड़ लिया। अब तुम उसके पास जाना और अपना सारा पैसा ले आना। अब तुम्हारा कर्ज माफ है। इस तरह बिरजू और रघु की जीत हुई, और इसका कारण गौरी थी, क्योंकि गौरी उन्हें सबसे ज्यादा आगाह कर रही थी। इसमें सबसे ज्यादा महत्वता गौरी की ही है।